हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट फाइनल अकाउंट मेथड से बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि फाइनल अकाउंट मेथड से अगर ब्रांच अकाउंट हमें प्रिपेयर करना हो तो ब्रांच के फॉर्मेट में क्या चेंजेस होगा और कैसे हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए चार मेथड का यूज कर सकते हैं हम लोग। पहला ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिंपल मेथड का, दूसरा सिंपल एंड डेटर मेथड का, फिर फाइनल अकाउंट मेथड का, फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड का, जिसमें दो मेथड आप पढ़ चुके हैं, सिंपल मेथड एंड सिंपल एंड डेटर मेथड। सिंपल मेथड का यूज हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए तब करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेशली किसी मेथड का यूज करने के लिए ना कहा गया हो और ब्रांच केवल कैश सेल कर रहा हो। सिंपल एंड डेटर मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में किसी स्पेशली मेथड का यूज करने के लिए ना कहा गया हो, या स्पेशली सिंपल एंड डेटर मेथड का यूज करने के लिए कहा गया हो, या जब कुछ ना कहा गया हो लेकिन ब्रांच कैश सेल के साथ साथ क्रेडिट सेल भी कर रहा हूं। मैं फिर से इस बात को रिवाइज करना चाहूंगा, सिंपल एंड डेटर मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में किसी स्पेशल मेथड का यूज करने के लिए ना कहा गया हो और ब्रांच कैश सेल के साथ साथ क्रेडिट सेल भी कर रहा हो। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली कह भी देता है कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल एंड डेटर मेथड का यूज करना है। फाइनल अकाउंट मेथड का जो हम लोग फॉर्मेट पढ़ने आ रहे हैं, इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज पहले तो तब करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेशली ये बात कही गई हो कि ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको फाइनल अकाउंट मेथड का यूज करना है, या ये कह रहा हो कि ब्रांच में आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। जो बच्चे इंटर कॉमर्स होंगे या जिन्होंने कभी भी फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो उनको पता है कि फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। यहां पर जब हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो यहां पर दो चीजें बनेंगी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके क्वेश्चन में स्पेशली ये कह रखा है कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमें फाइनल अकाउंट मेथड का यूज करना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, या कभी कभी इसी बात को घुमा करके भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाइए, मतलब वहां भी यही मतलब हुआ कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आपको फाइनल अकाउंट मेथड का यूज करना है। फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाना बड़ा ही सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा सिंपल एंड डेटर और सिंपल मेथड से अलग है, लेकिन हाँ ईजी है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। फिर मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सिंपल एंड डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी था, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, जैसे सिंपल एंड डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास तीन चीजों का, तीन इंफॉर्मेशन का, ट्रांजेक्शंस का होना जरूरी था, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। वैसे ही यहां पर भी फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना जरूरी है, क्रेडिट सेल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया है, जैसे कि सिंपल एंड डेटर मेथड में अगर उन तीनों इंफॉर्मेशन का मतलब मेरा ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इन तीनों में से कोई मिसिंग रहता था तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते थे। सेम थिंग यहां पर भी, अगर क्रेडिट सेल मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए डेटर अकाउंट बनाएंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। जब मैंने डेटर अकाउंट आपको बताया था तो मैंने ये बार बताया था कि डेटर अकाउंट केवल तीन चीजों को निकालने के लिए नहीं बनाया था, मतलब ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड डेटर। कभी कभी क्रेडिट सेल मिसिंग रहता है तो उसका पता लगाने के लिए भी हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। जो बात यहां पर अप्लाई हो गई कि अगर फाइनल अकाउंट मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए यहां पे ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। दूसरी बात, वही बात मैं आपसे कहूंगा कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट केवल यहां नहीं यूज होता है, आगे अभी हम लोग जब स्टॉक एंड डेटर मेथड का यूज करेंगे तो वहां पर भी जो है हमें कभी कभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ठीक, मैं फिर से इस बात को रिवाइज करता हूं कि फाइनल अकाउंट मेथड से अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन आप तीन चीजें होनी चाहिए, क्रेडिट सेल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट सेल नहीं है तो इसका पता लगाने के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। फिलहाल ब्रांच डेटर अकाउंट तो आप लोग जानते ही हो कैसे बनता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहा हूं और उसमें मैं आपको ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनता है। ये ऊपर का जो इस टोटल के ऊपर का पोर्शन है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे, और ऊपर से नीचे का जो मतलब इससे नीचे का जो पोर्शन है उसको पीएल अकाउंट करेंगे। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का रूल क्या है? पहली बात, मैं आपको कुछ बातें यहां पे क्लियर कर देता हूं। यहां पर केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जाएगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा, किसी फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा, किसी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा और किसी लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा। केवल यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग जाएगा स्टॉक का।
दूसरी बात, यहां पर जितने गुड्स और स्टॉक लिखे जाएंगे वो एट कॉस्ट प्राइस पे लिखे जाएंगे। जैसे हम लोगों ने सिंपल एंड लेटर मेथड में देखा कि वहां पर हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान भेजता उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजता था, तो हम लोग जितने में भेजता था वो उठा के डेबिट में लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे और बाद में रिजर्व निकालते थे। डेबिट वाले गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल के क्रेडिट में और क्रेडिट वाले गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल के डेबिट में लिखते थे, इस तरीके करते थे। लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पर जितने भी गुड्स और स्टॉक की एंट्री होगी एट कॉस्ट पर होगा। मतलब अगर रिजर्व जुड़ा है तो पहले आप रिजर्व लेस कर दिए फिर उसकी अमाउंट को यहाँ पर एंटर करिए। मैं इस बात को फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। सिंपल एंड डिटरमिनेंट में क्या होता था कि अगर ब्रांच को भेजे गए सामान में हेड ऑफिस में कुछ प्रॉफिट या कुछ रिजर्व ऐड करके भेजा है तो ऐसी कंडीशन हम लोग पहले पूरा ब्रांच अकाउंट बना लेते थे। मतलब ब्रांच में जो सामान आया डेबिट जो गया क्रेडिट लिख लिया, फिर डेबिट साइड गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल के क्रेडिट में लिखते थे और क्रेडिट साइड वाले गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल करके डेबिट में लिखते थे। लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड में ऐसा नहीं होगा। फाइनल अकाउंट मेथड में हमें सारे गुड्स और स्टॉक एट कॉस्ट पे लिखने हैं, इसलिए जहां जहां भी गुड्स और स्टॉक लिखा मैंने सबके आगे एट कॉस्ट लिखा। एट कॉस्ट का मतलब एट कॉस्ट मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड ना हो। तो इसीलिए अगर रिजर्व वाला क्वेश्चन होता जब हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की जैसे मान लीजिए 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है और उसमें 3,000 रुपए रिजर्व है तो 15,000 में 3,000 लेस करके 12,000 की एंट्री यहां पर की जाएगी। जैसे मान लीजिए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 20,000 है और 2,000 का इसमें रिजर्व है तो 2,000 लेस करके जो बचेगा उसकी एंट्री यहां पर की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपने समझी होगी कि यहां पर जितने भी गुड्स और स्टॉक की एंट्री होगी एट कॉस्ट प्राइस पे होगी। दूसरी बात, सिंपल एंड डिटरमिनेंट में क्या होता था कि केवल ब्रांच के एक्सपेंस जाते थे, डेटर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं जाते थे। यहां पर ब्रांच के जो एक्सपेंस होंगे मतलब सैलरी रेंट इंश्योरेंस वगैरह वो और अदर जो एक्सपेंस है मतलब जो बैड डेब्ट्स वगैरह है जो डेटर से रिलेटेड है उनकी भी एंट्री होगी। तीसरी बात, वहां पर जब हम लोग ब्रांच अकाउंट सिंपल मेथड से या सिंपल इंडिटरमिनेट से बनाते थे तो फर्नीचर का ओपनिंग लिखते थे, क्लोजिंग लिखते थे डेप्शन लेस करके। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर केवल ओपनिंग स्टॉक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री यहां पर नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा, फर्नीचर का ना हम ओपनिंग लिखेंगे ना क्लोजिंग लिखेंगे, केवल उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे। सेम यही थिंग पीटी एक्सपेंस के साथ है। जैसे ओपनिंग पीटी कैश हमारा 1,000 होता था, एक्सपेंस हमने 800 कर दिया तो क्लोजिंग 200 दिखाते थे। तो यहां ना ओपनिंग दिखाना है ना क्लोजिंग दिखाना है, यहां पे वो जो 800 एक्सपेंस हुआ है उसको दिखाना है। तो ये बातें समझिए, इन चीजों को क्लियर करते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पे हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड से हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। पहली बात तब बनाएंगे जब क्वेश्चन में स्पेशली फाइनल अकाउंट मेथड का यूज करने के लिए कहा गया हो या ये कह रहा हो कि ब्रांच के लिए आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। ऐसी कंडीशन में हमारे क्वेश्चन में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट सेल मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मिसिंग है तो उसका पता लगाने के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। फिर हम लोग ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएंगे विद फाइनल अकाउंट मेथड। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसका फॉर्मेट बताता हूं। डेटर का फॉर्मेट आप जानते ही हैं, स्टॉक का फॉर्मेट अभी इसको समझाने के बाद समझा दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने क्या बताया, यहां ओपनिंग और क्लोजिंग केवल स्टॉक का जाएगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी एसेट्स, किसी पीटी कैश, डेटर वगैरह किसी का भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएगा। यहां पर ब्रांच के सारे खर्चे जाएंगे, चाहे वो ब्रांच पे कर रहा हो मतलब पीटी एक्सपेंस, चाहे वो हेड ऑफिस पे कर रहा हो ऐसे मतलब सैलरी रेंट और इंश्योरेंस वगैरह, चाहे वो ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंस हो या डेटर से रिलेटेड, मतलब जैसे अभी सिंपल एंड डिटरमिनेंट में क्या होता था कि डेटर से रिलेटेड एक्सपेंस की एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं होती थी, लेकिन यहां पर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले यहां ब्रांच हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। यहां पे ट्रेडिंग में सबसे पहले लिखेंगे डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बगल में एट कॉस्ट लिखा है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को भेजे गए सामान में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजता है तो ऐसी कंडीशन में लोग रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं। रिजर्व का कैलकुलेशन मतलब जो उसमें प्रॉफिट जुड़ा है उसको निकालते हैं और फिर उसको सिंपल एंड डिटरमिनेंट क्या करते थे, डेबिट वाले गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल कर क्रेडिट में लिख देते थे और क्रेडिट वाले गुड्स और स्टॉक पर रिजर्व निकाल कर डेबिट में लिख देते थे पूरा ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद। लेकिन यहां पे जो भी गुड्स और स्टॉक की एंट्री होगी एट कॉस्ट पर ही होगी। मतलब अगर उसमें रिजर्व जुड़ा है तो उसको रिजर्व माइनस करके तब यहां पर उसकी एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्रेडिट में बाई सेल लिखेंगे, बाई सेल में यहां कैश सेल और क्रेडिट सेल जाएगा। फिर ब्रांच के पास जो भी सामान आ रहा है उसकी एंट्री डेबिट में होगी और जो भी सामान जा रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। जैसे गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से सामान आया ब्रांच में डेबिट, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच सामान आया डेबिट। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर्स जो सामान है, डेटर्स मतलब जिन्होंने हमसे उधार सामान खरीदा है, वो उधार सामान खरीदेंगे किससे, ब्रांच से, और वो लौटाएंगे भी किसको, ब्रांच को। तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर की एंट्री यहां पर होती है। मैं फिर से बता देता हूं, सिंपल एंड डेटर मेथड से कुछ पॉइंट्स में ये फाइनल अकाउंट मेथड अलग है। जैसे मैंने बताया वहां पे डेटर से रिलेटेड किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं होती थी, केवल ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश डेटर जाता था। यहां पे उन 3 को छोड़ करके बाकी सब डेटर से रिलेटेड एंट्री यहां पर होगी। तो इसलिए गुड्स रिटर्न बाय डेटर की एंट्री यहां पर की जाएगी। अब एक बात यहां पर आती है कि ओपनिंग स्टॉक के आगे एट कॉस्ट लिखा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस के आगे एट कॉस्ट लिखा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच के आगे भी एट कॉस्ट लिखा है, लेकिन गुड्स रिटर्न बाय डेटर के आगे एट कॉस्ट नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने रिजर्व का फॉर्मूला आपको बताया था कि रिजर्व क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसी समय मैंने आपको बताया था कि अगर किसी गुड्स और स्टॉक के आगे एट कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है
उस पर रिजर्व नहीं निकलता, और गुड्स रिटर्न बाय डेटर पर भी रिजर्व नहीं निकाला जाता, तो रिजर्व निकालना ही नहीं है, इसलिए यहां पे जो अमाउंट है वो लिख दिए, इसलिए यहां पर एट कॉस्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। क्रेडिट में मैंने पहले बता दिया, बाय सेल लिखा, क्रेडिट से लिखा, फिर जो सामान आ रहा था डेबिट में लिखे, इस तरह के जो सामान जा रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस सामान रिटर्न किया, क्रेडिट में गया। गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच में सामान भेजा, क्रेडिट में जाएगा। हमारे पास सामान जा रहा है ना, गुड्स इन ट्रांजिट कब दोनों साइड जाता है, कब क्रेडिट साइड जाता है, ये आपको पता है। अगर हेड ऑफिस से जो सामान आ रहा है उसके आगे रिसीव वर्ड लिखा है तो ट्रांजिट की एंट्री दोनों साइड होगी। हेड ऑफिस से जो सामान आ रहा है उसके आगे ये सेंड या सप्लाइड वर्ड का यूज किया गया तो ट्रांजिट की एंट्री केवल क्रेडिट साइड में की जाएगी। फिर उसके बाद बात यहां पे आई कि कभी कभी कुछ सामान रास्ते में चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है, तो गुड्स सॉल्टेज और गुड्स वेस्टेज, एक तरीके से ये भी सामान हमारे पास से गया, इसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम लोग क्रेडिट में करते ही हैं। फिर इतना हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट में किया। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज और, ब्रांच के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो, डायरेक्ट एक्सपेंस में भी मैंने यहाँ पे वेजेस और कैरेज लिखा है, बाकी मैं आगे आपको समझा दूंगा, खर्चे आते रहेंगे, मैं आगे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यहाँ पर केवल इतना, यानी वेजेस या कैरेज वगैरह है, या किसी एक्सपेंस के आगे साफ साफ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, या जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ रखा है उनको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे आते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो उन सारे की एंट्री ब्रांच अकाउंट के, मतलब ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो खर्चे हैं उनकी एंट्री यहाँ पीएल में होगी। फिर से समझते हैं, ब्रांच अकाउंट फाइनल अकाउंट मेरिट से बनाने के लिए हमारे क्वेश्चन में दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से असेंबल होकर के सट के ही बनते हैं। पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर उसके नीचे पीएल बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रूल है, सबसे पहले हम लोग डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, इसके अलावा किसी भी ओपनिंग की एंट्री यहां पर नहीं होगी। फिर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल में कैश सेल, क्रेडिट सेल लिखे। फिर जो सामान ब्रांच में आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी गुड्स और स्टॉक की एंट्री होगी सबकी एंट्री एट कॉस्ट प्राइस की होगी। तो हमने गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच लिखा, एट कॉस्ट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर लिखा, डेटर पर हम लोग रिजर्व नहीं निकालते इसलिए इसके आगे एट कॉस्ट वर्ड नहीं लिखा है। फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब सामान हमारे पास से गया क्रेडिट में, गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच सामान हमारे ब्रांच से गया क्रेडिट में, तो इन दोनों के आगे भी एट कॉस्ट लिखा, मतलब अगर इसमें रिजर्व जुड़ा होगा तो हम लेस कर देंगे। गुड्स इन ट्रांजिट का आप लोग जानते ही हैं कि कब दोनों साइड जाता है और कब केवल क्रेडिट में जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक नया ट्रांजेक्शन आया, गुड्स सॉल्टेज और गुड्स वेस्टेज। गुड्स सॉल्टेज क्या होता है, जैसे सामान आ रहा था कुछ चोरी हो गया रास्ते में, वेस्टेज मतलब कुछ सामान खराब हो गया, तो एक तरीके से वो स्टॉक हमारे पास से वेस्ट हो गया या चोरी हो गया तो हमारे पास से गया, अब वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग जो है क्रेडिट में लिख देते हैं। हाँ, ये भी एट कॉस्ट में जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। और एक चीज, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में केवल ब्रांच के डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, वेजेस एंड कैरेज। ये जो लाइन में बनाता हूँ इसका मतलब आपको लाइन नहीं बनाना, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों एक्सपेंस लिखने के बाद आपको 4 लाइन छोड़नी है। तो अगर और कोई खर्चा मिलता है डायरेक्ट एक्सपेंस में तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। फिलहाल अभी यही दो खर्चे याद रखिए कि अगर आपके क्वेश्चन में वेजेस एंड कैरेज दे रखा है तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो मान लीजिए इसके अलावा मुझे और कोई खर्चा मिलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसे हम बाद में लिखवा देंगे। उसके बाद हम लोग ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, सारे ट्रांजेक्शन लिख लेंगे। फिर हम लोग एक साइड करेंगे डेबिट टोटल, एक साइड क्रेडिट का, और फिर बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस अगर डेबिट में आएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट में आएगा तो ग्रॉस लॉस होगा। यहाँ मैंने गलती से एट कॉस्ट लिख दिया है, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। ठीक, तो बैलेंस अगर डेबिट में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो ग्रॉस लॉस। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन गया, पीएल बनाएंगे। तो ट्रेडिंग के जस्ट नीचे से पीएल शुरू हो जाता है। यहाँ करेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस लॉस आया है तो पीएल के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, टोटल किया, बैलेंस निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्रेडिट में आया तो ग्रॉस लॉस हो गया। तो फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, और अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो बैलेंस उधर ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसी की जस्ट नीचे पीएल बनता है, तो इसमें सबसे पहले एंट्री करेंगे गुड्स सॉल्टेज या गुड्स वेस्टेज की। ये जो गुड्स सॉल्टेज या गुड्स वेस्टेज, इसकी एंट्री दोनों जगह होगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी होगी और पीएल के डेबिट में भी होगी। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या होगी, क्योंकि इतना सामान हमारे पास से जा रहा है, वेस्ट होकर के या शॉर्ट पड़ गया इस वजह से। और डेबिट में क्या होगी, क्योंकि पीएल के डेबिट में क्यों होगी, क्योंकि पीएल के डेबिट में ब्रांच के सारे एक्सपेंस और सारे लॉस लिखे आते हैं। तो अगर ब्रांच का कोई गुड सॉल्ट हुआ, मतलब चोरी हो गया है, कोई वेस्ट हुआ, तो एक तरीके से ब्रांच के लिए लॉस है, तो उसकी एंट्री पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी की जाएगी। इसीलिए शॉर्टेज की एंट्री, शॉर्टेज वेस्टेज की एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में हो रही है और साथ ही साथ पीएल के डेबिट में भी होगी। तो मैंने बताया ब्रांच और पीएल अकाउंट में ब्रांच के सारे एक्सपेंस जाएंगे, वो हेड ऑफिस पेड कर रहा हो, ब्रांच पे कर रहा हो, ब्रांच से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, सारे जाएंगे। तो ब्रांच के जो एक्सपेंस जैसे हेड ऑफिस पेड करता है उसमें वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब आप जानते ही हो। हाँ, वेजेस उसमें यहाँ जा चुका है डायरेक्ट एक्सपेंस में, बाकी जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं गए वो पीएल में जाएंगे, जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब। फिर जो डेटर से रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी यहाँ जाएंगे, जैसे डिस्काउंट, अलाउंस, बैड डेब्ट्स, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जो ब्रांच पीटी एक्सपेंस करेगा, जो कि यहाँ पे ओपनिंग पीटी कैश और क्लोजिंग पीटी कैश की एंट्री होनी नहीं है, तो ब्रांच जो पीटी एक्सपेंस करेगा उसकी एंट्री भी यहाँ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में की जाएगी। फिर तो सुनिए, सिंपल एंड डेटर में हम लोग ओपनिंग पीटी कैश लिखते थे, क्लोजिंग पीटी कैश लिखते थे, सिंपल मेथड से क्वेश्चन लगा रहे हो या सिंपल एंड डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाते थे, तो वहाँ ओपनिंग पीटी कैश और क्लोजिंग पीटी कैश की एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ ओपनिंग पीटी कैश और क्लोजिंग पीटी कैश की एंट्री नहीं होगी, यहाँ एक्चुअल जो ब्रांच ने एक्सपेंस किया उसकी एंट्री होगी।
तो ब्रांच जो पेटी एक्सपेंस पेड करेगा उसकी एंट्री यहाँ डेबिट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखवाई है, टू डेप्शन ऑन एसेट्स। ठीक, हालांकि ये पेटी एक्सपेंस के नीचे आपको लिखना है, वो मैंने जो है थोड़ा गलती से लिखवा दिया यहाँ पे। गलती से क्या, असल में एक चीज मेरा छूट गया था। एक बात और यहाँ पर है, इसी डेप्शन को लेकर मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना, उसका केवल डेप्शन लिखना है। जैसे फर्नीचर दिया होता था पहले, सिंपल मेथड या सिंपल डिटरमिनेंट हम लोग क्वेश्चन लगाते थे, तो फर्नीचर जैसे 10,000 ओपनिंग दिया है, 1,000 डेप्शन लगाया तो क्लोजिंग 9,000 हो जाता था। बिल्डिंग है 20,000 की, 2,000 डेप्शन लगाया तो क्लोजिंग 18,000 का हो जाता था। लेकिन यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है उस फर्नीचर, उस बिल्डिंग, उस मशीन या कोई भी एसेट्स पे लगने वाला डेप्रीशिएशन। तो उस डेप्शन को हम लोग यहाँ डेबिट में लिख देंगे। डेप्शन ऑन किसी भी एसेट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी, तो उसका डेप्शन उठाकर यहाँ पे लिख दिया। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है बस इसलिए लिख दिया कि मैं जब फॉर्मेट बना रहा था ये, क्योंकि मैंने फॉर्मेट वीडियो बनाने से पहले नोट कर रखा है, तो वहां पर मैं इसको लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर ब्रांच को कोई इनकम होती है तो उसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में की जाएगी। फिर उसके बाद अगर और भी कोई एक्सपेंस है जो हेड ऑफिस पेड कर रहा है उसकी एंट्री करेंगे, यहाँ लिखा है टू ऑल एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, पीएल का डेबिट टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस अगर डेबिट में आएगा तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो नेट लॉस ऑफ ब्रांच होगा। तो उम्मीद करते हैं ये फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट आपको क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप से कंसल्ट कर लीजिएगा। और जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, जब वो क्वेश्चंस लगेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन लगाने से पहले ये फॉर्मेट देख लिया और उसको लर्न जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे इजी हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये फॉर्मेट समझा लूंगा तो मैं स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट समझाऊंगा। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला कि फाइनल अकाउंट मैनेजर का यूज हम लोग तब करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेशली फाइनल अकाउंट मैनेजर का यूज करने के लिए कहा गया हो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, या ये कह रहा हो कि ब्रांच के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए फाइनल अकाउंट मैनेजर का यूज करते हैं। फाइनल अकाउंट मैनेजर से ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्रेडिट सेल, अगर क्रेडिट सेल मिसिंग है तो इसका पता लगाने के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते हो और कैसे बनता है वो भी आप जानते हो, इसलिए उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, वो मैं आपको सिंपल डिटरमिनेंट में ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना बता चुका हूँ। दूसरा, अगर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मिसिंग होगा तो उसका पता लगाने के लिए हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हूबहू ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके बनेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है, 2 चेंजेस है। यहां पे सभी गुड्स और स्टॉक एट कॉस्ट पे जाते हैं। एट कॉस्ट मतलब रिजर्व लेस होना चाहिए। यहां पे सारे गुड्स और स्टॉक उसी प्राइस में जाएंगे जिसमें क्वेश्चन में दिया, मतलब एट इनवॉइस प्राइस में जाएंगे जिसमें रिजर्व जुड़ा होना चाहिए। मेरी बात फिर सुनिएगा, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट की जैसा ही ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है। मैंने इसीलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझाया कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि ट्रेडिंग से पहले ही आपको स्टॉक बनाना है, लेकिन अगर ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। दोनों एक ही जैसा फॉर्मेट है। तो जैसे वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, वैसे यहां लिखा गया। जैसे वहां देखिए गुड्स सी फ्रॉम हेड ऑफिस है, यहां लिखा गया। गुड्स सी फ्रॉम अदर ब्रांच है, यहां पूरा मतलब जो देखा जाए तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कह लो कि वो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, या आप यूं कह लो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट जैसा है, जैसा भी आपको समझना। फिलहाल ये दोनों फॉर्मेट एक जैसे ही है। फर्क क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में सभी गुड्स और स्टॉक की एंट्री एट कॉस्ट प्राइस पे होती है। एट कॉस्ट मतलब उसमें रिजर्व नहीं जुड़ा होना चाहिए, अगर जुड़ा है तो हम माइनस कर देंगे। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सभी गुड्स और स्टॉक अपने रियल प्राइस में जाएंगे, या यूं कह सकते हैं इसमें रिजर्व जुड़ा होना चाहिए, उस प्राइस पे जाएंगे। फिर समझ लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सभी गुड्स और स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे, मतलब रिजर्व नहीं जुड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन में अगर रिजर्व वाला क्वेश्चन है तो वो अमाउंट में जाएगा जिसमें रिजर्व जुड़ा हो, मतलब यहाँ रिजर्व लेस नहीं करते, डायरेक्ट जो अमाउंट है वही लिख देंगे। ठीक, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने का रूल भी एकदम ट्रेडिंग के तरीके। डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, जो भी सबसे पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल। बाई सेल में 2 चीज आएंगी, कैश सेल और क्रेडिट सेल। फिर ब्रांच के पास जो भी सामान आ रहा है डेबिट, जो भी जा रहा है क्रेडिट। जैसे गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है डेबिट, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है क्रेडिट। गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है डेबिट, गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच है क्रेडिट। फिर गुड्स रिटर्न बाई डेटर है, उसको भी डेबिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेटर वापस करे, तिरके ब्रांच के पास सामान आ रहा है। गुड्स एंड ट्रांजिट कभी दोनों साइड जाएगा, कभी केवल क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्टेज लिखेंगे, वेस्टेज लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट और इसमें 2 फर्क है। पहला, वहां पे सभी गुड्स और स्टॉक एट कॉस्ट पे जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब रिजर्व जुड़ी हुई अमाउंट की हम लोग एंट्री करेंगे, रिजर्व लेस करने की जरूरत नहीं है एंट्री करते समय। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ एक्सपेंस की भी एंट्री होती है, यहाँ पे किसी एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी। यहाँ केवल सामान के आने जाने की एंट्री होगी, जितना सामान आया और जितना सामान गया, किसी भी तरीके के किसी एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी। फिर से देख लीजिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमें कब बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट में, अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली कह भी देता है कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है तो भी कह
कह देता है कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ही बनाना पड़ता है आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपको बनाना है। तो यहाँ पे डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे बाई सेल में कैश सेल, क्रेडिट सेल। तो ब्रांच में जो भी सामान आ रहा है डेबिट, जो भी जा रहा है क्रेडिट, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है डेबिट, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है क्रेडिट, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है डेबिट, गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच है क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय रिटर्न ने सामान उठाया, ब्रांच में सामान आया डेबिट, फिर गुड्स इन ट्रांजिट दोनों साइड जाता है, कभी कभी एक साइड जाता है, वो आपको पता है कब दोनों साइड जाता है, कब एक साइड जाता है। फिर गुड्स सॉल्टेज मतलब सामान चोरी हो गया, गुड्स वेस्टेज मतलब सामान खराब हो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखा जाता है, बात आपको पता ही है। हाँ, अब यहाँ पर जैसे डेटर अकाउंट में बैलेंस का रूल था कि डेटर अकाउंट के अगर डेबिट में बैलेंस आएगा तो सबसे पहले ओपनिंग डेटर में जाएगा, अगर ओपनिंग डेटर दे रखा है तो क्रेडिट सेल में जाता था। अगर डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस आता था तो हम लोग लिखते थे सबसे पहले कैश ही फ्रॉम डेटर में जाएगा, अगर कैश ही फ्रॉम डेटर दिया होता तो क्लोजिंग डेटर में उस बैलेंस को ट्रांसफर करते थे। वही कुछ बैलेंस का ट्रीटमेंट यहाँ भी है, पूरा स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेंगे, जैसा मैंने समझाया वैसे कर लेंगे। फिर अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आता है तो सबसे पहले उसको ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो भी बैलेंस डेबिट में आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। फिर से सुनिए, अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो सबसे पहले उसे ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस आता है, यहां पे याद रखना, यहां तो केवल दो ही में जाएगा, ओपनिंग दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और ओपनिंग नहीं दिया तो पहले उसी में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे अगर बैलेंस आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में तो सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस 1 लिख रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वेस्टेज में, ठीक, इसलिए बैलेंस 2 रखा है। अगर वेस्टेज भी दे रखा है तो सॉल्टेज में ट्रांसफर करेंगे, और सॉल्टेज भी दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। फिर से सुन लीजिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग कब बनाएंगे, जब फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइनल अकाउंट मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ब्रांच अकाउंट बनाते समय हमारे पास ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो तो उसका पता लगाना है कि हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। कभी कभी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में स्पेशली कह देता है कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है। स्पेशली कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो भी आपसे कह देगा नहीं भैया आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वहां भी आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एकदम ट्रेडिंग के तरीके बनता है या यूं कह लीजिए ट्रेडिंग एकदम ब्रांच स्टॉक अकाउंट तरीके बनता है। दोनों में फर्क क्या है, ट्रांजेक्शन की एंट्री वैसे ही होती है, बस ट्रेडिंग में सभी गुड्स और स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस पे लिखा था, मतलब अगर रिजर्व जुड़ा हो तो रिजर्व लेस कर देंगे। यहां पे ऐसा नहीं है, जो अमाउंट है वही लिख दिए, रिजर्व लेस करने की जरूरत नहीं। हालांकि बल्कि यहां पे ये रूल है कि रिजर्व जुड़ा होना चाहिए अगर रिजर्व वाला क्वेश्चन है तो। आगे वो बात मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल अभी इतना जानेंगे रिजर्व इसमें जुड़ा होना चाहिए, यहाँ रिजर्व घटाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कुछ एक्सपेंस लिखे जाते हैं, यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं लिखा था। तीसरा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ने बना लिया, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिट में बाई सेल लिखा, बाई सेल में कैश सेल, क्रेडिट सेल भी जो सामान आया डेबिट गया क्रेडिट सब लिख लिया। फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अगर बैलेंस डेबिट में आता है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वेस्टेज में ट्रांसफर करेंगे। वेस्टेज भी दे रखा है तो शॉर्टेज में ट्रांसफर करेंगे। शॉर्टेज भी दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब यहाँ पे बैलेंस पहले हम चेक करेंगे। क्रेडिट बैलेंस आया, सबसे पहले देखिए क्लोजिंग स्टॉक है नहीं है, वहीं देख दो। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वेस्टेज है नहीं है तो वेस्टेज में डाल दो। वेस्टेज भी दे रखा है तो देखो शॉर्टेज है नहीं है तो उसमें डाल दो, और अगर शॉर्टेज भी दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको क्लियर होगी। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझा दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में ही बोला था कि जो है जब मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही चीज़ को बार बार बताता हूँ, इसलिए जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो उनका फेस देख कर, उनकी आंखें देख के पता लगा था कि उन्हें ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पर क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, मुझे आपका पता नहीं लग पा रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वो फीडबैक तो मुझे बाद में मिलेगा पूरा वीडियो देख लेने के बाद। तो मैं इसीलिए बीच में कई बार रिवाइज करता रहता हूँ ताकि जो बातें मैं समझा रहा हूँ बार बार अलग अलग तरीके से वो बातें आपके दिमाग में मैं डाल सकूँ, आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो मेरी स्लो है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यूट्यूब पे भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी, और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी वीडियो को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन रहता है, मतलब स्पीड बढ़ाने का, कि 1.5 गुना टाइम कर दिए, 2 गुना, वो आप लोग जानते होंगे, अंडरस्टूड होंगे कि वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती। तो उस तरीके वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख लिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है कहीं पर कोई पॉइंट छूट जाए अगर आपके स्किप करने के चक्कर में, तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं इसी उम्मीद के साथ अभी यहाँ पे आप लोगों से विदा लेता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा इस फॉर्मेट में तो फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। फॉर्मेट को लेकर के बहुत परेशान मत होइए, एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, जब क्वेश्चन लगेंगे तो फॉर्मेट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब इस फॉर्मेट को आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।